हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस ऑन मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो जैसे बच्चों ने आपने रिकमेंड किया था कि सर प्रोजेक्टाइल के ऊपर और क्वेश्चंस, सर्कुलर मोशन के ऊपर भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, और जो क्लास में बच गए थे वो वाले भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बच्चे ने रिकमेंड किया था कि सर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के रह गए थे, वो वाले भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें आज की क्लास में देखेंगे। और एक बच्चे ने रिकमेंड किया था सर कि हंटर और मंकी वाले प्रॉब्लम्स, राइट। तो आज हम लोग उसके ऊपर, हमारे पास एक सिमुलेशन भी है तो मैं सिमुलेशन भी चलाऊंगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका मेन पर्पस मैं बार बार अपने एंटरप्रेन्योर को याद दिला दूं कि भैया इसका मेन पर्पस है कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट आप कई बार आप नहीं पकड़ पाते हैं तो हम लोग उसको पकड़ के यहां पे देखेंगे। तो जो आपका प्रैक्टिस नॉर्मल होता है आप साथ में साथ यहां पर कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन तो करेंगे ना, ये चैप्टर अब वाइंड अप हो गया है तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो करेंगे ना। तो इसमें PYQs भी हम लोगों ने मिक्स करके क्लास में ले लिया और क्वेश्चन भी रहेंगे, राइट। तो टुडेज गोल विल बी क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन। ओके, तो चला जाए भाई क्वेश्चन में। The ratio of speed of the projectile at the point of projection means हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, द रेशियो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मान लेते हैं u है, ऑफ द प्रोजेक्शन टू द स्पीड एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर हमें पता है अगर आप थीटा एंगल से फेंक रहे हो तो ये u cos थीटा होता था, और इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में बेटा एक्स एक्सेलरेशन नहीं होता था, तो कभी ये चीज चेंज नहीं करती। वेलोसिटी अलोंग एक्स विल नेवर चेंज। और अगर ये चेंज नहीं करती बेटा, तो ये अगर u cos थीटा है तो यहां पर u cos थीटा रहता है, और टॉप पॉइंट पे हमने बात की थी vy 0 हो जाता है, यहां पर vy u sin थीटा मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कह रखा है, स्पीड का रेशियो, राइट। तो u by u cos थीटा, ठीक है, या फिर रेशियो किस चीज का दे रखा है, स्पीड एट इनिशियल, रेशियो ऑफ स्पीड एट इनिशियल पॉइंट टू स्पीड एट टॉप, राइट। तो स्पीड एट इनिशियल पॉइंट हो गया u अपॉन u cos थीटा, ये हमें दे रखा है कितना, x। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो रही है बेटा, कितना आसान है यार, थीटा निकालना है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय x, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x, ये आ गया cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x, ये आंसर। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर इजी क्वेश्चन पहले लो, टफ क्वेश्चन बाद में लो। बेटा ये मिक्सचर है, जरूरी नहीं है आपका एप्टीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए इजी करते टफ। मिक्स आए तो अचानक आपको लेवल बढ़ाना भी आना चाहिए और अचानक नीचे डिप भी करना आना चाहिए, राइट। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिकेट फील्डर कैन थ्रो द क्रिकेट बॉल विद स्पीड v0। मान लो कि हमारे पास एक बंदा है जो एक बॉल को v0 की स्पीड से फेंक सकता है, तो किसी भी एंगल पे फेंक सकता है। इफ ही थ्रोज द बॉल विद रनिंग एट एन विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अब जरा ध्यान से देखना, ये v0 से कैन थ्रो, फेंक सकता है विद स्पीड v0, ठीक है। इफ ही थ्रोज द बॉल व्हाइल रनिंग विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मींस क्रिकेट में भी होता है ना यार, ठीक है। आपने देखा रविंद्र जडेजा के पास बॉल आई, वो भागते भागते थ्रो फेंक देता है ना, ये तो देखा होगा यार। तो वही सेम चीज है, मैं अगर खड़े होता तो v0 से फेंक पाता, लेकिन अगर मैं u स्पीड से दौड़ रहा हूं और फेंक रहा हूं, तो आप लॉजिकली सोचो कि शोएब अख्तर के बारे में सोचो, ठीक है। शोएब अख्तर अपना खड़े हाथ से घुमा के बॉल को फेंकेगा तो वो v0 से फेंक सकता है, लेकिन जब वो u की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा है और फिर एक्शन करके बॉल फेंकता है, तो कहीं ना कहीं जो बॉल थी उसके पास उसकी स्पीड भी है ना। जो फास्ट रनर्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, फास्ट रनर्स का जो रन अप होता है वो लंबा होता है, क्योंकि वो स्पीड अटेन करते हैं और बॉल को भी अपनी जान से फेंकते हैं, तो दोनों की स्पीड जुड़ के जा पाती है। ओके, तो यही चीज थी। तो अब ये बंदा जो था वो खुद u की स्पीड से दौड़ रहा है और v0 की स्पीड से बॉल को फेंक सकता है, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में फेंक देता तो बॉल u प्लस v0 से जाती है। अगर मान लो किसी एंगल थीटा पर है तो सिनेरियो अलग होएगा, ठीक है। एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच बॉल इज प्रोजेक्टेड इन एयर एज सीन बाय द स्पेक्टेटर। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहां पे बोलूंगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम, ठीक है।
मतलब लॉजिकली समझना बेटा कि अगर एक बंदा हमारे पास किसी भी बॉल को ऐसे फेंकता तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होता यूएक्स और एक यूवाई होता, ठीक है। तो जो बाहर ताली पीट रहे हैं बैठ के आराम से मजे मजे में देख रहे हैं, अगर वो यूएक्स से फेंकता हॉरिजॉन्टली और यूवाई से फेंकता इस टाइप से, तो किस एंगल पर दिखाई देता? तो tan थीटा, ये वाला बंदे को क्या दिखाई देता? ये बंदा कहता है यार tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा यूवाई बाई यूएक्स, ये होता, ठीक है। अब लॉजिकली जरा सोचना कि ये जो प्लेयर है इस बार ये दौड़ रहा है इधर यू से और इस बार उसने वी से ऐसे फेंक दिया, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बंदे ने थीटा, मैं दौड़ते दौड़ते थीटा पर अगर बॉल को फेंक रहा हूं तो अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा। जो वी नॉट का कॉस थीटा था और वी नॉट का साइन थीटा था, इस वाले ऑब्जर्वर को पता है क्या दिखेगा? इसको दिखेगा यार ये दोनों स्पीड जुड़ गई हैं, बॉल वो थीटा पर नहीं दिखेगा, इस बार एंगल अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इस बॉल के पास इधर जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी u प्लस वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास वी नॉट साइन थीटा। तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, बाहर वाले बंदे को इसका रिजल्टेंट कहीं और दिखेगा, थीटा पर नहीं दिखाई देगा। तो ये जो एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा पूछ रहा है कि इस बंदे को क्या दिखेगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वी नॉट साइन थीटा अपॉन u प्लस वी नॉट कॉस थीटा। तो अल्फा की अगर हम लोग बात करें तो tan इनवर्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा कहां पर है? वी नॉट साइन थीटा प्लस u प्लस वी नॉट कॉस थीटा, ये आएगा, ठीक है। तो मूविंग फ्रेम से लॉजिकली सोचो, मैं अगर 30 डिग्री ऐसे फेंक रहा हूं तो इसकी दो, ये आपको एंगल दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि वेलोसिटी के कंपोनेंट एक इधर है और एक इधर है, उसी की डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है, तो ये एंगल दिखाई दे रहा होता। लेकिन अगर मैं दौड़ते दौड़ते फेंकूंगा बेटा कोई भी चीज को, तो मेरी ये वाली वेलोसिटी अलग होगी, आपको किसी और एंगल पर जाते हुए दिखाई देगी बॉल को, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जर्वर को इस बार इस एंगल पर जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इसी केस में मैं आपका कंसेप्ट जोड़ देता हूं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम आपको कभी भी मिले, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम आपको कभी भी मिले, क्या करना है? मान लो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि एक कार्ट है, कार्ट मींस एक गाड़ी है जो आराम से चल रही है और इसकी स्पीड है u, ठीक है। आपने यहां पर कोई भी चीज, लॉजिकली जरा समझना, आपने यहां पर कोई भी चीज वर्टिकली, केस 1 है जब आपने वर्टिकली ऊपर वी नॉट से फेंक दिया, ठीक है। केस 1 वर्टिकली प्रोजेक्शन, वर्टिकली प्रोजेक्टेड। तो बाहर वाले बंदे को बेटा ये सिर्फ ऊपर और नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इस वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा भाई, जरा ध्यान से देखना। इस वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि जो ये बॉल थी उसके पास ये वाली u भी है और ये वाला v नॉट भी है, तो नेट वेलोसिटी उसको बॉल की ऐसे दिखाई देगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। समझ रहे मैंने क्या बोला? ठीक है। खुद सोचो यार, मैं एक गाड़ी पे खड़ा हूं, मैं कोई भी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो अभी गाड़ी नहीं चल रही, तो आपको क्या दिखेगा? बॉल ऊपर गई और मेरे हाथ में आ गई, ठीक है। अब गाड़ी चल रही है, मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था। ट्रेन में अगर आप कोई भी चीज फेंकते हो आपके हाथ में आ जाती है ऐसे, क्योंकि मैं यहां पर अगर कोई भी चीज फेंकूंगा तो गाड़ी के साथ की वेलोसिटी थी, तो जैसी फेंकता हूं वो ऐसे जाता है और ऐसे आ जाता है। तो मेरे को लगता है वर्टिकल मोशन, मेरे को 1D मोशन दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा? गाड़ी के साथ की वजह से वो ऐसे आया, ठीक है। तो ये वाले बंदे को पता है क्या एंगल दिखाई देगा? ये वाला एंगल दिखाई देगा। ये बोलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वी नॉट बाई यू। अब तुम बोलोगे सर ये तो वर्टिकली फेंका था। अरे भाई कार्ट मूव कर रही है इसलिए उसको एंगल दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड है भाई, ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड, उसको क्या दिखाई देगा उसका ध्यान रखना है आपको। अगर इसके लिए बोला जाए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो मैंने बताया था 2u_y by g, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2v नॉट बाई जी, ठीक है। h मैक्स की बात करी थी तो मैंने कहा था यूज y का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो ये आएगा 2v नॉट का स्क्वायर बाय 2g, ये उसको हाइट दिखाई देगा इस वाले बंदे को। और हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें बेटा तो मैंने कहा था 2u_y vy बाय g की बात हुई थी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v नॉट u बाय g, ये रेंज आ जाएगा इस बार, ठीक है। सिमिलरली
अगर ये वर्टिकली ना फेंक रहा होता, केस 2 आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि यही एक बार काट था, अब इस पर आपने, ये काट यू से चल रहा है और आपने वी से इस पे फेंक दिया है वी नॉट एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो यहां पर वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो एक्चुअली में पता है बॉल को क्या हो गया, बॉल के पास यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस वी नॉट कॉस थीटा और यहां पर आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा। तो जो बंदा बाहर से देख रहा होगा उसके लिए ux एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ये है, y एक्सिस में वेलोसिटी ये है, तो उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर आप बात करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, किसी और एंगल अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर में आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन u प्लस वी नॉट कॉस थीटा, ये आता tan अल्फा आपका, ठीक है। तो भाई ये ऐसे जाएगा, इसका टाइम आएगा फिर से 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स की बात करोगे तो u y का स्क्वायर बाई 2g होता है, तो यहां पर आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं बेटा तो ट्वाइस ऑफ यू वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है u प्लस वी नॉट कॉस थीटा इंटू वी नॉट साइन थीटा वी वाई बाय जी, ये रेंज आ जाएगा, खत्म हो तो गया क्वेश्चन। क्या था, तो आपको एक टाइप का एडवांस में क्वेश्चन जब आप करोगे तो ऐसा है कि एक ही काट से दो डायरेक्शन में बॉल को फेंक दिया है, ठीक है, थीटा और थीटा, वी नॉट और वी नॉट। मैं बता देता हूं ऐसे, ये आपको एडवांस का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक मूविंग काट है, ऐसे ये यहां पे यू से जा रही है, एक बॉल को आपने वी नॉट से फेंका है एट एन एंगल थीटा और एक बॉल को आपने वी नॉट से फेंका है एट एन एंगल थीटा। तो अगर मैं इसको ए और बी बात कर दूं बेटा, ठीक है, तो ए के केस में हमारे पास ये हो जाएगा u प्लस वी नॉट कॉस थीटा जो अभी तक करते आ रहे हैं और वी नॉट साइन थीटा यहां आ जाएगा ए के लिए, तो इसका प्रोजेक्टाइल अलग होएगा। और इस वाले बॉल बी की अगर आप बात करोगे तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वी नॉट कॉस थीटा माइनस यू इंटू वी नॉट साइन थीटा आएगा। ये छोटा प्रोजेक्टाइल बनेगा, रेंज छोटी हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है। टाइम तो दोनों का सेम है, टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है। हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बी, बट रेंज ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी। तो कुछ कैलकुलेशन करवाई गई होंगी, आपको चमक जाएगा, ठीक है। तो जो भी पूछा गया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। अगर आप मूविंग फ्रेम से फेंकते हो तो कुछ और एंगल आता है। चला जाए आगे, नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास, मास दे दिया है बेटा 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो है 4i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। और कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20, फोर्स की बात करें तो -20j कैप न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, ठीक है। तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में है तो F इक्वल टू ma है ना, तो A की बात करोगे तो फोर्स बटे मास, तो फोर्स क्या था -20j कैप डिवाइडेड बाय मास को करोगे 2 तो -10j कैप एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट 0,0 मींस ओरिजिन पे कहीं है, ये हमारे पास 0,0 कहीं पर है। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेयर इट्स y कोऑर्डिनेट इज अगेन 0। लॉजिकली सोचो यार, आपने जो वेलोसिटी दी है वो 4 इधर दी है और 4 इधर दी है ना, 4i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर फॉर्म में तो यही हुआ। और एक्सेलरेशन सारी की सारी हमारे पास सिर्फ y डायरेक्शन में है 10j कैप, माइनस क्या बता रहा है नीचे की डायरेक्शन। तो किसको चेंज करेगा, दिस एक्सेलरेशन विल चेंज ओनली y कंपोनेंट, ओनली vy, y के अलॉन्ग ही तो चेंज आएगा। बोला फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वेयर y इज अगेन 0। तो आपको समझ नहीं आ रहा ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या ही तो केस है। ये आपका ux हो गया, ये आपका uy हो गया, इसको चेंज करेगा तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसे जाके गिरेगा और यहीं पर तो y 0 होएगा अगेन। तो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, रेंज पूछ रहे हैं।
आपसे तो रेंज पूछी गई। रेंज क्या होता है? जब ये जमीन पे जाके गिरेगा तो ये जब y 0 हो जाता है तभी तो x आता है। अब करने के बहुत सारे तरीके भाई, करने के बहुत सारे तरीके। या तो रेंज का फॉर्मूला लगा लो, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैं कहता यार एंगल तो दे नहीं रखा, या तो आप चलो मैं बताता हूं हर तरीके से। हमारे पास जो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा हो गया, ux 4 uy 4 और ay -10, यही था। ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा। मुझे रेंज की बात करनी है क्योंकि रेंज ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर y 0 आएगा, x यही x होएगा हमारे पास। तो पहला अप्रोच मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से भी जा सकता था, इतना दिमाग ही नहीं लगाता, ट्वाइस ऑफ uy ux अपॉन g, यही आ जाता है ना, क्योंकि ये u cos थीटा या u sin थीटा है, तो हमारे पास यहीं से u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का फॉर्मूला आता है। ये मैं बता चुका हूं पिछले वाले, जिनको दिक्कत आई ये कहां से आ रहा है, बार बार कहां से लिख रहे हो, तो बेटा ट्वाइस ऑफ u cos थीटा u sin थीटा बाई जी ही तो करते थे। u स्क्वायर साइन, जरा देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बनता था, तो इसी को लिखने का एक और तरीका है, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो ui आपको पता है, ux आपको पता है, uy पता है और ये पता है, हो तो गया क्वेश्चन। अगर मैं देखूं तो ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 4 बाय 10, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 4 16 बाय 5, ऑप्शन है क्या 16 बाय 5, तो 5 3 16 बाय 5, ठीक है। अगर हम इसको कट करें 315.2, 3.2, या तो ये लगा लेते, या फिर आपको इतना चमक गया कि सर ये तो रेंज की बात हो रही है, तो मैं रेंज का फॉर्मूले की बात करता तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करता। अगर आपको ये नहीं चमकता तब भी हो जाता। यू की बात करोगे तो भाई नेट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये होती। जब दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बेटा, जब दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है, तो 4√2 हो गया। अगर मैं यहां पे tan थीटा निकालता तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आता तो साइन 90 हो गया होता अपॉन 10, तो 4 इंटू 4 इंटू 2 बाय 10, फिर से 3.2 आता। या तो आप कहते कि सर मेरे को एक और चीज दिख रही है, 45 डिग्री पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं देखूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो है 45 डिग्री। मैंने कहा हाँ बेटा, तो 45 डिग्री सर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने कहा बहुत सही, वो यू स्क्वायर बाय जी होती है। मैंने कहा हाँ यार यही तो होता था। तो यू स्क्वायर, हमारे पास यू की वैल्यू है 4√2, तो 4 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, अगेन 3.2। एक बच्चा कहता सर y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, या फिर रेंज के टर्म में y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। मैंने कहा हाँ यार ये भी लगा लो, इसमें क्या पंगा है। सर y 0 डाल देते हैं, x की वैल्यू r डाल देते हैं। मैंने कहा बहुत सही, तो y 0 डाल दो, x की वैल्यू r tan 45 इंटू 1 माइनस, यहां पे तो लेकिन यार x 1 माइनस 1 0 ही आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहां से सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहां से कोई हमारे पास पंगा आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 दे देगा, तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी यहां पे कुछ काम करके नहीं देगी बैक, है ना। हमारे पास इतना तो आ गया, इतना तो आ गया, ठीक है। चलो इसलिए कहते हैं डिफरेंट तरीके से ट्राई करोगे, पेन चलाओगे तो अपने आप कुछ ना कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t, x इक्वल टू ct दे दिया, ठीक है, एंड y इक्वल टू bt स्क्वायर। क्या आपको यहां से चमक नहीं रहा है कि विद टाइम x एंड y बोथ आर चेंजिंग, और अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो कौन सा मोशन हुआ रे, 2D मोशन, है ना। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो आपको भी तो पता है यार, जब मैं आपको कह रहा था इन 2D मोशन वेलोसिटी जो भी होगा उसका एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा, यही तो बोल रहा था। x को अलग से निकालो, y को अलग से निकालो, वैसे, है ना। यहां से आप इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का भी चमकना चाहिए। वी कैन फाइंड, पहले तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार vx होएगा जिस रेट से x चेंज हो रहा है टाइम के साथ, dx बाई dt, तो दैट विल बी c। vy होगा जिस रेट से y चेंज हो रहा है, तो dy बाई dt, दैट विल बी 2bt। मैंने कहा अच्छा, तो सीधे जोड़ना नहीं है भाई,
ये आएगा हमारे पास सी आई कैप प्लस 2bt जे कैप। वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा ना मैग्नीट्यूड के दे रखा है, तो निकाल लो भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी द स्पीड, कितने से चल रहे हो, है ना। तो दैट विल बी अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। देखो भाई, सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। और क्या सोच सकते हैं सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पूछी जा सकती थी। अगर कोई बोले कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, तो मैंने कहा था भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना बहुत आसान है। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम हटा दो, एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा। तो t इक्वल टू एक्स बाई सी लिख सकता हूं पहले से, और इधर उठा के डाल दो, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है भाई सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर है, टाइम की वैल्यू x बाई सी है, तो y इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक की पावर 1, तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये था पैराबोला। कोई पूछ लेता है कौन से रास्ते पे चल रहा है, तो ये होता हमारे पास एक पैराबोलिक मोशन। ठीक है, सिंपल। चला जाए आगे। नेक्स्ट, बॉल ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। मैंने कहा था ना ये रिपीटेटिव क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 120 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से दो, 2 balls can never meet, 2 balls can meet if B is thrown 1 second later, 2 balls meet at height of 45 meter, none of the above। तो लॉजिकली ये तो कोलिशन वाला केस हो गया यार। 50 को अगर मैं यहां रिजॉल्व करता तो ये होता 50 cos 37 और ये होता 50 sin 37। अब जिनको ये है कि भैया सर 37 डिग्री तो आपने पढ़ाया नहीं, मैंने आपको कितनी बार बोला कि जो आपका 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल है, इनके बीच में होता है 53 और ये होता है 37। तो अगर आप वैल्यू डाल लेते बेटा, साइन 37 3/5 आएगा, तो 50 इंटू 3/5, तो ये आ गया 30, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो 50 इंटू कॉस 37 4/5, तो ये आता 40। अगर मैं अब अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लूं, तो ए वाले पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी थी, एक इधर थी 40 की स्पीड से और इसकी स्पीड थी 30, और इधर भी आई इसके पास 30। मतलब हमारे पास अलोंग वाई, अब जरा देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, अलोंग वाई इनिशियल वेलोसिटी सेम, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है ना भाई। ये भी 30 से जा रहा है, ये भी 30 से जा रहा है, इस पे भी एक्सेलरेशन जी का लगेगा, इस पे भी एक्सेलरेशन जी का लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ इज सेम, तो भाई वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी सेम, वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी सेम। इतना तो चमक रहा होगा, हाँ या ना रे मेरे अंटर पंटर। या लॉजिक सी बात है, v इक्वल टू यू प्लस 80 इसके लिए लगाओ, 30 रखते -10t रखते, इसके लिए भी तो वही रखते। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पर अगर ये 30 से 20 हुआ तो ये भी उतने टाइम में 30 से 20 हो जाएगा, ये 20 से 10 होगा तो ये भी उतने टाइम में हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये बीच में क्या कर रहा है, ये इसको पास ला रहा होगा, हाँ या ना, ये इसको पास ला रहा होगा। अब बात ये है कि हमें ये चीज देखनी है बेटा कि ये 40, इनके बीच का जो गैप है दैट इज 120 मीटर। ये 40 की स्पीड से चुपचाप, क्योंकि ax 0 होता है, तो ये चुपचाप ऐसे जा रहा है। टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं कि ए वाले को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 120 अपॉन स्पीड है 40, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 4 3 12, 4 3 सेकेंड्स, 3 सेकंड में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 3 सेकंड में। द 2 balls मीट एट अ हाइट पूछा है, द बॉल्स 2 balls कैन नेवर मीट, हो सकता है, लेकिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जरा देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, तो 2 इंटू 30/10 6 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। ये दोनों तो ऊपर ऐसे जाएंगे और ऐसे गिरेंगे, लेकिन ये पास आता रहेगा इसके पास,
ये इस वाली वेलोसिटी से इसके पास आता रहेगा, ऊपर वाले में तो ये दोनों साथ ही चलेंगे। टोटल टाइम 6 सेकंड, ये 3 सेकंड के पास उसके पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब समझ आ रहा है क्या हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन कितना मस्त था। ये जब टॉप पॉइंट पे पहुंचता तो 3 सेकंड लगते, जो ये ए वाला था, क्योंकि इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल सेम थी, और यहां पर ये 40 की स्पीड से बस भागे जा रहा है, ठीक है। 120 मीटर चलना था, तो हमने देखा यार 120 मीटर चलने में इधर जो टाइम लगेगा, ठीक है, दैट विल बी 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में टॉप पॉइंट पर होगा, है ना, ये तो हो गया। तो दे विल कोलाइड, कोलिजन तो हो जाएगा। अब टाइम तो पूछा नहीं है, हाइट पूछी है, तो ये एच मैक्स की अगर मैं बात करूं तो यू स्क्वायर बाय 2g होता है। तो यू स्क्वायर 30 इंटू 30 बाय 10 इंटू 2, तो ये हट गया हमारे पास, ये हो गया 15, 15 3 45 मीटर्स की हाइट पर कोलिजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहां पर चीजों को ध्यान देना है। अब ये हो सकता था कि ये जो मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट आता बेटा 2 सेकंड का, लॉजिकली सोचो 2 सेकंड का, मींस ये पूरा 2 सेकंड में वापस आ गया था, और ये आ रहा होता 3 सेकंड, तो मतलब ये जमीन पे गिर चुका है, ये भी हमारे पे गिर चुका होगा, ये तो जाके बाद में 3 सेकंड बाद पहुंचेगा इसके पास, समझ रहे हो? ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा होता। अगर ये 2 सेकंड का आता तो ये गिर के आ गया होता 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड में अपना रेंज बना लेता, लेकिन ये वाली वेलोसिटी तो कोई रोक ही नहीं रहा है, इसको जाके ये हिट करता, फिर जाके होता। तो हवा में हिट नहीं करता ये आपको दिमाग लगाना है। अगर इसी क्वेश्चन में जरा यहां पर ध्यान से देखो, इन दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने इसको फेंका वो मान लो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, और इसको भी यहां पर ये वाली वेलोसिटी आती 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आती 40 जैसे आ रही थी, और ये था 120। सपोज अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो यार ये तो अभी भी आपको बच्चों को क्या लगेगा, सर कोलिजन हो जाएगा हवा में, क्यों? क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी मैच हो गई, एक्सेलरेशन दोनों पे है। मैंने कहा हाँ, तो अलोंग वाई दे विल हैव सेम वेलोसिटी, अलोंग वाई एट ऑल टाइम दे विल हैव सेम स्पीड। मैंने कहा हाँ यार, कोई गलत नहीं है। तो तुम कहते सर बस ये इतनी स्पीड से कितना टाइम लेगा, वो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 120 अपॉन 40, 3 सेकंड में सर कोलिजन हो जाएगा। अब सोचना यार, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u/g आता, मींस ऊपर जाके नीचे तक आने में 2 सेकंड लगते, 3 सेकंड बाद कोलिजन कैसे हो रहा है? ये क्या दे रहा है यार? ये पता क्या होता, ये जाके ऐसे जाके ऊपर नीचे 2 सेकंड हो गए, t = 2 सेकंड्स हो गया, तब तक ये वाला प्रोजेक्टाइल भी 2 सेकंड में ऐसे आ गया होता, ठीक है, और कोलिजन होने के बाद ये आगे बढ़ता, क्योंकि इस स्पीड से तो जलते ही जा रहा है। अब पता क्या है, यहां पर होने के बाद अगर आप बात करोगे तो यार ये रिबाउंड भी तो कर सकता है, कोलिजन का केस आ जाएगा, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है। कोलिजन होगा तो हवा में ही होगा, ठीक है। यहां तक t = 2 सेकंड हो चुके हैं, 40 की स्पीड से 2 सेकंड में ये हमारे पास 80 मीटर आ चुका होगा, रेंज बन गया। लेकिन अगले 40 मीटर के लिए 1 सेकंड चाहिए था, लेकिन वो उससे पहले ही हवा में गिर जाएगा, तो आप यहां पे कहोगे कोलिजन विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि अगर मान लो ये फ्रिक्शन होता यहां पे तो भाई टाइम चेंज हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन हुआ तो टाइम चेंज हो जाएगा। और सर आपको कैसे पता कि ये जमीन पे गिरने के बाद ऐसे ही जाएगा? रिबाउंड भी तो कर सकता है। यस, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द कोलिजन विद द ग्राउंड, जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे कोलिजन्स में, तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल रिबाउंड कैसे करता है। तो यहां पर देयर विल बी नो कोलिजन, देयर विल बी नो कोलिजन। अगर हमारे पास ये स्पीड होती तो कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या सर अगर ऐसा सिनेरियो होता, ये ऐसे जाता और फिर ऐसे आके इसको यहां टकरा जाता, तो मैंने कहा तब कह सकते हो। जमीन पे हिट करते ही अगर ये ऐसे जाता, जैसे मान लो ये ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर आ रहे, ये मैक्सिमम पे ये भी मैक्सिमम पे, क्यों? क्योंकि वाई कंपोनेंट सेम है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, फिर नीचे आके यहां हिट कर गया होता, तब भी मैं कह दूंगा कोलिजन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले गिर रहा है तो मैं कोलिजन नहीं बोलूंगा, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। A projectile is fixed at an angle theta with the horizontal
as shown in the figure, conditions under which it lands perpendicular on an inclined plane of the inclination. ये आपको आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है PYQ. ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, दिस इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा, और आपने यहां पर एक बॉल को फेंक दिया है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहां पर हो गया थीटा माइनस अल्फा, है ना, इससे फेंक दिया. तो ये कह रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और इसको ये परपेंडिकुलरली हिट कर जाए ऐसे. देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड एट एन एंगल थीटा, हम लोगों ने इसको थीटा एंगल पे फिक्स कर रखा है. As shown in the figure, the conditions under which it lands perpendicular on an inclined plane of inclination angle alpha. Means यहां से फेंकने के बाद तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा माइनस अल्फा है, गया 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 और इसको ये परपेंडिकुलरली हिट कर जाए तो हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे को बताना है क्या कंडीशन होगी. अब जरा सोचो भाई, जो भी स्पीड से फेंका, मान लो यू से फेंका, तो यहां पर कितना होता, ये होता u cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा होता, और ये होता, ये वाला कंपोनेंट बताया था u sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा होता. आपको मैंने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बताया था. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो था 2uy बाय ay की बात होती थी, और इस इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में g sin अल्फा ये होता था और g cos अल्फा y के लॉन्ग होता था. ठीक है, अल्फा के हिसाब से. तो यहां पे जो टोटल टाइम आएगा 2 इंटू यू वाई क्या था, u cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos ऑफ अल्फा, ये टाइम आता. इतने टाइम के बाद ये जाके गिर गया. जरा ये वाले बंदे के बारे में सोचना, जो बंदा यहां खड़ा होगा वो इस पॉइंट पर क्या बोलेगा कि वेलोसिटी किसके लॉन्ग है. जो बंदा इंक्लाइन पर खड़ा है, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन इंक्लाइन के हिसाब से हैं, इन्होंने कहा कि ये इसको जाके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है. तो अब बताओ ऐसा क्या होगा. तो मैं कहता यार, ये वाले बंदा कहता कि यार इसके लिए, क्योंकि y एक्सिस ये वाला है, ये कहता ऑल वेलोसिटी अलोंग y, है ना. इस बंदे को तो भाई ये जाके अगर ऐसे हिट करेगा, इसको तो x के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार ये वाला जो एक्सेलरेशन था g sin अल्फा हैज रिटार्डेड, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है, रिटार्डेड द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस. ठीक है, इन टोटल टाइम टू 0. वो कह रहा है कि भाई आपने फेंका u cos थीटा माइनस अल्फा से था, लेकिन इतने टाइम में ये वाली एक्सेलरेशन कम करते हुए यहां पे vx 0 हो गया, इसीलिए सारी की सारी वेलोसिटी ऐसे मिल गई बस. तो मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है. तो अगर मैं ये कह दूं vy इक्वल टू uy प्लस a बाई टी, तो x के लॉन्ग vx इक्वल टू ux प्लस axt, तो कहता है यार x कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं बची, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग y है. मैंने कहा हाँ, ux की बात करें तो आपने फेंका था u cos थीटा माइनस अल्फा से फेंका था. ax कितना था, माइनस g साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दो बेटा 2u cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा, ये आता. ठीक है, तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए था. तो हमारे पास क्या क्या कट रहा है बेटा, u. ठीक है, uy हम लोगों ने गलत लिया ना, यहां पे साइन आना चाहिए, क्योंकि वही मेरे को दिख रहा है. y में तो साइन है ना, तो साइन थीटा माइनस अल्फा, ये आता. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट में साइन रहेगा. ठीक है, हाँ, u हट जाएगा भैया, g भी हट जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, इस साइड बचा cos थीटा माइनस अल्फा, और यहां पे 2, और यहां पर हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं. तो यहां पर बचेगा बेटा 0 इज इक्वल टू
कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस 2 इंटू, हमारे पास क्या था भाई, 2 इंटू साइन बाय कॉस टेन अल्फा और साइन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टेन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। इस वाले टर्म को इधर ले जाओ तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा, इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा, हमारे पास 2 का पंगा कहां से आ रहा है, 2 का कहीं गड़बड़ है क्या, एक मिनट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u/g cos अल्फा आएगा, राइट। तो माइनस uy हो गया u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस ay हो गया g sin अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा ही डालेंगे क्योंकि पूरे टाइम के बाद 0 हो गया परपेंडिकुलर ऑन लेंथ, तो यहाँ पे 2 कहीं आना चाहिए यार, ठीक है। तो हमारे पास cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, अच्छा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, हमारे पास cot ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, cot ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा आ रहा है हमारा, और यहां पे हमारे पास 2 आ रहा है। मेरे हिसाब से आना तो यार ट्वाइस ही चाहिए क्योंकि टोटल टाइम हो चुका होगा ना, तो 2 आना चाहिए। एक बार इसको चेक करना बेटा, मैं भी एक बार चेक करूंगा। यहां पर मेरे हिसाब से 2 tan अल्फा है ना, तो यहां पर 2 आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये आंसर मेरा चमकेगा, ठीक है। ये वाला आंसर हमारे पास चमकना चाहिए क्योंकि u cos से जा रहा था थीटा माइनस अल्फा tan, और टाइम ऑफ फ्लाइट में तो साइन आ जाएगा, साइन तो cos इस साइड जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा तो cos अपॉन साइन tan हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन cot हो जाएगा। हाँ, तो मेरा बेटा ये चमक रहा है, एक बार चेक करना, ठीक है। मैं भी एक बार चेक करूंगा और अदरवाइज मैं अगली क्लास में इसको बता दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास आना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली भी मैं एक चीज सोच पा रहा हूं, ठीक है। अगर देखा जाए, ये तो यहां तक हुआ था, अगर मैं थोड़ा सा एक बार रुको, मैं मेरे दिमाग में कुछ और आया, ठीक है। ये एंगल था अल्फा, हमने जो फेंका है दैट इज थीटा माइनस अल्फा, ये जाके ऐसे इसके परपेंडिकुलरली गिन रहा है ना। तो मैं क्या सोच सकता हूं कि हमारे पास जो ये वाली लाइन, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलाऊं, ठीक है, हमारे पास जो ये वाली लाइन, अगर मान लो ये y एक्सिस होता है ऐसे और ये x एक्सिस होता, तो जो इसकी इक्वेशन आती y इक्वल टू mx है ना, स्लोप इनटू x आती है ना, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू tan अल्फा इनटू x आती, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 होता। और अगर मैं इस वाले लाइन की इक्वेशन निकालूं तो वेलोसिटी जमीन से देखने वाले बंदे को क्या दिखेगा, v इक्वल टू यू, वेलोसिटी एक x कंपोनेंट भी दिखेगा और एक y कंपोनेंट भी दिखेगा। यहां तक आते आते जो टाइम लगा है 2u साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा लगा है ना, क्योंकि ये चलते चलते यहां तक आया होगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी अलोंग x जो ये वाले बंदे को लग रही होती, वो होता हमारा, ये पूरा एंगल थीटा था ना, ये u था, तो इसके लिए u cos थीटा ये है और u sin थीटा ये है। तो ये बंदा यहां पर वेलोसिटी क्या लिखता, वो बंदा लिखता u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ये लिखता, ठीक है। तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g, टाइम ऑफ फ्लाइट वो ये डालता 2u sin थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा, ये आता, ठीक है। हाँ या ना, ओके।
तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ये होता है इसका रेंज, ये होता है इसका रेंज, तो ये होता हमारे पास आर कॉस अल्फा और ये होता आर साइन अल्फा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इस बंदे का, इस वाले बंदे को क्या लगता है कि ये चला है आर कॉस अल्फा आई कैप में और आर साइन अल्फा जे कैप में, और ये वाली वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो मैं अगर कर लूं तो जीरो एस डॉट आर हमारे पास जीरो होने से तो ये आ जाएगा बेटा यू आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस a1 b1 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आर यू, ठीक है, साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस, तो हमारे पास जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, u हम लोग बाहर ले ही चुके हैं, तो ट्वाइस ऑफ ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय कॉस अल्फा, ये होता, और ये जीरो आना चाहिए, तो यू आर हट जाता, कॉस अल्फा कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा साइन अल्फा माइनस, ठीक है, इसको इस साइड ले जाते तो ये माइनस होता, और ये माइनस ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, तो 2 tan अल्फा और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा आता। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो सारी चीजें हमारे पास माइनस 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 हो जाएंगी, तो यहां पर आता साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा साइन थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, तो इसको मैं कॉस थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं। याद है मैंने बताया था जब साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए, ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो कॉस का फॉर्मूला है और साइन उल्टा होता है, इक्वल टू 2 tan अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। अगर रखें तो कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा, यहां से भी वही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर तो यही है यार, मेरे हिसाब से तो आंसर यही आ रहा है, दोनों तरीके से आ गया। ठीक है, सर ये क्या हो गया मैंने कहा था ना यार कि दिमाग चलते रहना चाहिए। परपेंडिकुलर वर्ड मेरे को दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर वर्ड मेरे को दिख रहा है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना डॉट प्रोडक्ट यूज करें। भाई लॉजिक सी बात है, अब ये सभी बच्चों को नहीं समझेगा तो कोई नहीं, मैं बस आंसर चेक कर रहा था, ये ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, उसी इंस्टेंट पे मेरे को चमका तो मैंने कहा यार एक बार चेक कर लेते क्या जा रहा है। ठीक है भाई, जो भी रेंज है ये, ठीक है, मैं फ्रेम चेंज कर रहा हूं, इस वाले बंदे के लिए नहीं, इस वाले बंदे के लिए कह रहा हूं। ये वाला रेंज वो कह रहा है इसको आगे परपेंडिकुलर हिट करे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेंज ये जो इसका डिस्प्ले, इस वाले बंदे के लिए डिस्प्लेसमेंट ये होता आर कॉस अल्फा आई कैप और आर साइन अल्फा जे कैप, और इस वाले बंदे को बेटा ये एंगल अल्फा से क्या लेना देना। वो कह रहा है कि भाई हमारे पास जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन प्लेन पे है, इतने टाइम तक ये हवा में रहा है, तो इस वाले बंदे के लिए क्या होगा कि यार ये जो एंगल थीटा पूरा एंगल था तो यू कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट यू साइन थीटा वाई कंपोनेंट। उसने कहा कि इतने टाइम तक ये आगे चलता चला गया और ऐसे आगे चलता चला गया वाई में भी, तो उसने अपनी वेलोसिटी लिख ली भाई वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। तो टाइम कौन से, देखो ये जी यूज करेगा, इसके लिए एक्सेलरेशन इज माइनस जी, इस वाले बंदे के लिए, क्योंकि ये बार बार नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है। टाइम ये इंक्लाइन वाला लेगा क्योंकि इतनी देर तक ये हवा में रहेगा, वो रखा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, एस डॉट आर नहीं एस डॉट वी, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी और एस डॉट वी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अप्रोच आंसर तो यही मैच कर रहा है। ठीक है, आंसर तो यही मैच कर रहा है, पी वाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और ग्राउंड फ्रेम रुको एक बार और कुछ सोच रहा हूं। अगर मैं यहां से देखूं
सारी की सारी वेलोसिटी हमारे पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब वही है, वो तुम्हारे लिए और ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, लेकिन इतना आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, ट्वाइस देख लेना बेटा, ठीक है। अगला, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, देखा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जब पहले आते थे तो खून पी जाते थे बच्चों का, इसीलिए सॉरी ये तो बड़ा टफ है। अरे भाई हो सकता है टफ, क्या करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब क्या हुआ कि आपका ये इंक्लाइन प्लेन है, मान लो बेटा थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, आप लेकिन u स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, ऐसे u से फेंका है हॉरिजॉन्टली। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइन, तो टॉप से फेंका गया है, ठीक है। यहां से आपने u से ऐसे फेंक दिया है, ठीक है। एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, ये कितनी दूर जाके यहां पर ये गिरेगा आपको निकालना है। यार ये तो रेंज ही हो गया, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ये तो रेंज हो गया। अगर आप यहां पे थीटा फेंक रहे हो तो ये भी तो थीटा हो गया, हाँ या ना यार, है ना। आओ भाई क्वेश्चन अगला पेज पे लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल पर था, आपने यहां से हॉरिजॉन्टली u स्पीड से फेंका, तो क्या दिख नहीं रहा ये थीटा एंगल है, तो आपको भी पता ही है, तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाके ऐसे गिरेगा, तो ये पूछ रहा है कितना रेंज पे, इसका रेंज क्या होगा अलोंग द इंक्लाइन। तो जो g का कंपोनेंट था बेटा, g तो हमेशा नीचे रहेगा ऐसे, ग्रेविटी जो, क्योंकि जो बाहर का बंदा देखेगा ग्रेविटी तो हमेशा उसके लिए नीचे है, तो अलोंग द इंक्लाइन वाले बंदे को क्या लगेगा कि यही जो g साइन अल्फा था नीचे की तरफ इधर, और g कॉस अल्फा इधर, ठीक है। g साइन अल्फा x के अलोंग हो जाएगा इस बार, जो इसको स्पीड अप करेगा, और g कॉस अल्फा, तो यहां पर ध्यान से देखना, इस बंदे के लिए ax, x एक्सिस ये वाला ले लो, और y एक्सिस ये वाला ले लो, तो g साइन अल्फा इसको इस डायरेक्शन में लेके आएगा, तो g साइन अल्फा ये हो गया। a y की बात करोगे तो g कॉस अल्फा हमारे पास ये हो गया, माइनस क्यों, क्योंकि y एक्सिस इधर है तो माइनस y इधर है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लूं बेटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और यहां पर आता u sin थीटा, तो इस बंदे के लिए ux हो जाएगा u cos थीटा, और uy हो जाएगा u sin थीटा, ये तो आएगा। तो अब क्या करना है, रेंज बताना है। कितना आसान है यार, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना तो कितना आसान होता है, 2uy बाय एक्सेलरेशन अलोंग y, तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी अलोंग y था u sin थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग y था g cos अल्फा। सर आप नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे, अरे भाई ये आंसर नेगेटिव लगा के आया था, ठीक है, रोना नहीं। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 2u बाय g साइन बाय cos tan थीटा, ये आ गया टाइम। तो इन दिस टाइम डिस्टेंस अलोंग x, डिस्टेंस अलोंग, अगर मैं x की बात करूंगा दैट विल बी रेंज, है ना। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा लो यार, लेकिन एक्सेलरेशन है इस बंदे के लिए, तो ये निकालने के लिए आपको ए एक्स यूज करना होगा। यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा, इनटू टाइम की बात करोगे 2u बाय जी tan थीटा, वैसे कट जाता लेकिन चलो ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है g साइन अल्फा, क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इस बार अल्फा और थीटा बराबर है ना, ठीक है। तो ए वाई की, ए एक्स की बात करोगे तो g साइन थीटा इंटू इसका स्क्वायर 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल यहां से तो आप सॉल्व कर लेते, 2u स्क्वायर बाय जी, यहां पे साइन बाय कॉस, तो ये हो जाता साइन थीटा, प्लस ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 2 बन जाएगा, तो 2u स्क्वायर बाय जी, अगर आप देखोगे तो साइन थीटा यहां पर आता, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो अगर मैं रेंज की बात करूं बेटा, तो 2u स्क्वायर बाय जी साइन थीटा अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, विच विल बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर बाय जी
साइन थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। कुछ है क्या? 2u बाय जी साइन थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लेते हैं। 2u बाई जी साइन थीटा सीकेंट थीटा होता है बेटा हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं एक कॉस को इसके साथ ले लूं तो 2u बाई जी टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा भी मैं कह सकता हूं। कोई ऑप्शन ये है क्या? टैन थीटा यू स्क्वायर आएगा क्या हमारे पास? या यू स्क्वायर था ना? हाँ, तो टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा दैट विल बी द आंसर। देख रहे हो इतना लेंथी क्वेश्चन है, इस बार अब है नहीं है इंक्लाइन प्लेन में, लेकिन आप कर सकते हो। तो ओवरऑल एनालिसिस अभी भी वही है। अगर आप ऊपर से फेंक रहे हो, जब मैं नीचे से फेंक रहा था तो वो एक्सेलरेशन रोक रही थी, ऊपर से आप कोई भी चीज फेंकोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ाएगी। तो आपको क्या करना था इस बार, जी साइन अल्फा एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ऊपर से फेंकने पे एक्सेलरेट करेगा, नीचे से फेंकने पे रिटार्ड करेगा, और कुछ नहीं है। सॉल्व करना पड़ता है। ओके, चला जाए आगे। नेक्स्ट, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 75 डिग्री। ठीक है, अगर आप किसी भी बॉल को 75 डिग्री पर फेंक रहे हो, जैसे मान लो, अरे यार टेढ़ा हो रहा है, आपने 75 डिग्री पर किसी भी बॉल को फेंका, इट फॉल्स 10 मीटर शॉर्टर देन टारगेट। मान लो कि कोई टारगेट था उससे 10 मीटर, यहां पर हमारे पास टारगेट था। ठीक है, दिस इज योर टारगेट, इससे 10 मीटर पीछे ये गिर गया। ठीक है, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, इससे कम पर फेंका तो ये और आगे चला जाता है। इट फॉल्स 10 मीटर अहेड ऑफ द टारगेट, ये 10 मीटर यहां पर आगे चला गया जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री था। ठीक है, both are projected from the same point with the same speed in the same direction. The distance of the target from the point of projection is, means आपको ये वाला बताना है कि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, ये है हमारे पास टारगेट, इसका ये x वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, तो सोचो क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। अगर मैं बात करूं बेटा when projected for theta, when theta is equal to 45 डिग्री, तो हमें पता है, जरा देखना 45 डिग्री पर फेंकते हो तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी होता था, है ना? यही तो होता था। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं 45 डिग्री पर जब फेंक रहे हैं तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो यू स्क्वायर बाय जी है ना? तो x की वैल्यू x प्लस 10 हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी, है ना? समझ रहे हो? ये x वाला डिस्टेंस हो गया टारगेट का, इसमें 10 जोड़ोगे तब जाके यू स्क्वायर बाई जी आता। अब 75 डिग्री की बात हो रही है यार। ठीक है, तो हमारे पास 75 डिग्री पर फेंकने पे ये 10 मीटर छोटा पड़ रहा है, पहले ही गिर जा रहा है। तो रेंज, अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है, तो when थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन 150 बाई जी। अब साइन 150 निकालने में आधे बच्चों को मौत आएगी, मैं सिखा चुका हूं। साइन 150 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हो ना। जब 1 होता है तो ये कॉस हो जाएगा, और कॉस 60 सेकेंड क्वार्टर में पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर कॉस 60 बाय जी। तो यू स्क्वायर बाय जी कॉस 60 1/2, तो यू स्क्वायर बाय 4g आ जाता। या एक और चीज कर सकते थे, 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यही सोचने की बात है, ऑफ 75 डिग्री की बात करोगे तो 15 डिग्री आता, और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होता है ना? तो आप यहां पर थीटा की वैल्यू अगर आप यहां पर 15 डिग्री डाल देते, या तो 75 डालो और थीटा की वैल्यू 15 डिग्री डालो, बात एक ही है, क्योंकि रेंज तो सेम ही होती है, तब आसान हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना। यू स्क्वायर साइन
30/g। तो यही तो आता u स्क्वायर साइन, अच्छा cos 60 है ना, तो cos 60 हाफ आएगा ना, u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, u स्क्वायर बाय 2g, या तो आप उस लॉजिक से चले जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो ये वाली जो लेंथ है ये आपकी आई u स्क्वायर बाय 2g, यहां से यहां तक। उसमें अगर आप 10 जोड़ोगे तो x आएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या आती, u स्क्वायर बाय 2g प्लस 10 इक्वल टू x। आपको x निकालना है, तो ये वाली चीज उठा के दो इक्वेशंस बन गई बेटा हमारे पास। u स्क्वायर बाय g प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 10 और u स्क्वायर बाय 2g प्लस 10 इक्वल टू x। हमें x चाहिए था, तो ये उठा के यहां रख दो, तो 1/2 ऑफ, ठीक है, x प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू x। तो x बाय 2 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू x। उधर जाओगे तो 15 इक्वल टू x बाय 2, x की बात करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, हाँ या ना, समझ आ रहा है भाई। इन्होंने कहा कि दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंका है। एक बार 45 डिग्री पर फेंका तो आपको पता रेंज मैक्सिमम होती है u स्क्वायर बाय जी। उनका तब 10 मीटर पीछे, वो 10 मीटर आगे चला गया। तो मैंने कहा अच्छा, मींस जो भी हमें x निकालना है टारगेट का, x में 10 जोड़ूंगा तो u स्क्वायर बाय जी आएगा। फिर जब 75 से फेंक रहे थे 10 मीटर छोटा पड़ गया, तो उसमें साइन 150 आता। या तो आपको साइन 150 निकालना आना चाहिए, वैसे निकाल लो, या फिर आप ये सोचते हैं 75 का कॉम्प्लीमेंट्री, रेंज सेम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो अगर 75 की बात है तो 15 डिग्री पर भी फेंको तो बात आएगी, तो साइन 30 सीधे निकाल पाते हैं, तो u स्क्वायर बाय 2g आता। ये u स्क्वायर बाय 2g प्लस 10 इक्वल टू x, दो इक्वेशन है और हमारे पास देखा जाए वेरिएबल आराम से सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 30 आ गई। ओके, चला जाए आगे। इफ अ स्टोन, ठीक है, टू हिट एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस d अवे एंड एट अ हाइट h अबव द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टोन स्टार्ट्स, मींस यहां पर आपने स्टोन फेंका है u एट एन एंगल थीटा, d डिस्टेंस की दूरी, h हाइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड u इफ द स्टोन इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा, मींस अगर आपके लिए u की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए कि आप थीटा डिग्री पर फेंको तो जाके हिट कर जाए। समझ आ रहा है? पहली चीज, जिन बच्चों के दिमाग में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी चला, काम बन जाएगा, हाँ या ना भाई। लॉजिक सी बात है। मेथड 1 अगर मैं बात करूं, मेरे दिमाग में अभी दो मेथड आ गए, तो मैं कहता यार y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उन्होंने कहा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा u कितना होना चाहिए यार, तब y की वैल्यू, ये हमारे पास ग्राउंड से वाला प्रोजेक्टाइल है, y की वैल्यू h हो जाए और x की वैल्यू d हो जाए। थीटा तो है, u पता ना था, तो h इक्वल टू x की जगह d tan थीटा माइनस g x की वहां पे d स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आता। इसको इस साइड ले जाओ तो जी डी स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइड आता तो डी टेन थीटा माइनस एच आ जाता। ठीक है, हमें तो ये चाहिए, तो मैं इसके बाद लिख सकता हूं, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो जी डी स्क्वायर अपॉन डी टेन थीटा माइनस एच इक्वल टू 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आता। हमें तो u चाहिए, तो u की बात करोगे तो अंडर रूट में, u की बात करोगे तो जी डी स्क्वायर अपॉन हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी टेन थीटा माइनस एच, इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर ये तो बड़ा गंदा सा है, अगर ऑप्शन में आता आधे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं छेड़ते, क्यों? अरे भाई साहब कतई खतरनाक हो रहा है, लेकिन सिंपल ही तो है, हाँ या ना? सर दूसरा मेथड हमें तो ना समझ आ रहा है, ये दूसरा मेथड, दिमाग लगा लो दूसरे मेथड के लिए दिमाग लगा लो। क्या करें सर, दिमाग तो है नहीं, आप ही बता दो। चलो भाई, आपने डी डिस्टेंस की दूरी पर एच हाइट पर एक टारगेट को हिट करवाना है, आपने यू से फेंका है एट एन एंगल थीटा, तो भाई 2 डायमेंशन मोशन होएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा, हाँ या ना?
ये वाला इसको आगे ले जाएगा, ये वाला इसके पास हाइट पहुंचाएगा। तो लेट द टाइम इज t when projectile reaches target, projectile reaches target। ठीक है, तो मैंने कहा यार ux u cos थीटा, uy u sin थीटा, ax किसी भी प्रोजेक्टाइल का नहीं है, ay माइनस जी। तो d डिस्टेंस, टाइम टेकन टू ट्रेवल d along x कितना लगेगा भाई? तो sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर लगाते हैं भाई, ax तो होएगा ही नहीं, है ना? तो sx कितना चलना है? d u cos थीटा इंटू t आ गया। इतने ही टाइम में हाइट भी तो अटेन करेगा, जब तक ये यहां तक पहुंच रहा है उतने में अगर इसकी हाइट h हो गई तभी तो वहां पे हिट कर पाएगा, हाँ या ना? तो भाई इन सेम टाइम इट हैज टू ट्रेवल। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो बड़ा तेज लिख रहे हो। हाँ बेटा, कंसेप्ट सिंपल होता है तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। इन सेम टाइम इट हैज टू ट्रेवल y इक्वल टू डी, है ना? y में d चलना पड़ेगा, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू नहीं डी, यू वाई है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई टाइम को यहां रख लो, तो d इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम रखते तो टाइम आता बेटा d बाय यू कॉस थीटा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो ज्यादा लंबा जाएगा, d बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू डी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस करते। बेटा ये अब आइए आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ध्यान से देखो, ठीक है? y इक्वल टू h होएगा यहां पर। अब आइए आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ध्यान से देखो। इतना करने के बाद, क्योंकि वो इक्वेशन डायरेक्टली y और x को रिलेट करती है, तो आपका काम बन गया होता यार। आप इतना करने के बाद यहां पर आए होते, फिर सॉल्व करते, करना आपको यही पड़ता भाई, दैट विल बी लेंदी मेथड। तो आपको अगर देखना है कम स्टेप में तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है, ठीक है? चला जाए अगले क्वेश्चन पर। ओके, a projectile is launched with the speed 10 meter per second at an angle 60 degree with a horizontal from a sloping surface of inclination 30 degree. The range r is। अब तक कर लोगे यार, जरा ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? उससे 60 डिग्री पर हम लोगों ने फेंका है, ठीक है? विद हॉरिजॉन्टल फॉर्मिंग फ्रॉम अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। द रेंज आर इज, हमें रेंज बताना है। जरा लॉजिकली सोचना, अगर आपका दिमाग चल गया मीन्स इस क्वेश्चन में चल गया, चला गया है वो तो हो सकता है यार, आप इधर से 60 डिग्री पर फेंक रहे हो, अगर ये 30 है तो ये 30 नहीं हो गया? तो क्या आपको दिख नहीं रहा ये जो बॉडी फेंकी गई है, डेड बॉडी नहीं, जो ये बॉल है जो आपने इसको फेंका है, ये 90 डिग्री पर फेंक दिया इसके लिए, हाँ यार, इसके लिए तो 90 डिग्री का प्रोजेक्शन हो गया। 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 तो ये था, तो 90 हो गया यार इस बंदे के लिए। तो इस बंदे के लिए ux तो है ही नहीं, x में थोड़ा ना फेंका है, uy कितना हो गया 10, ax इसके लिए हमेशा रहेगा g साइन 30 और यहां पर g cos 30, हाँ या ना रे? तो g साइन 30 और ay माइनस g cos 30, हाँ या ना? तो यार सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। टाइम कौन डिसाइड करेगा? टाइम टेकन, बेटा पता है ये वाला जो एक्सेलरेशन है ux नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन होने की वजह से आगे जाता रहेगा, लेकिन टाइम कौन डिसाइड करेगा? मैंने बताया था 2uy बाय ay लिखाया था। तो इस बंदे के लिए ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी अलोंग y 10, एक्सेलरेशन अलोंग y g cos 30, तो 20 या फिर 2 डिवाइडेड बाय cos 30, तो √3/2 तो 4/√3।
इतना टाइम आता, और इतने टाइम तक ये आगे बढ़ता रहता। कौन, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। हो तो गया क्वेश्चन यार। देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, और वो कितना है भाई? जी साइन 30 मीन g/2। तो एस एक्स कितना चलेगा भाई? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना? तो यू एक्स तो है ही नहीं भाई, हाफ ए एक्स 10/2 इंटू टाइम की बात करोगे इसका स्क्वायर तो 16/3। तो हमारे पास ये 5 हो गया, ये हो गया 8, 8 5 40/3, कुछ 10.3 कुछ आ रहा है क्या हमारे पास? 13, ठीक है, हाँ 13.3 हो गया क्वेश्चन। सर आपने तो नीचे से कराया था, तो बेटा ऊपर से भी पूछ लेंगे तो क्या कर लोगे? कंसेप्ट तो अभी भी वही है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, अब जिनको पंगा आ रहा है प्लीज पहले थ्योरी देखो दोबारा। जब मैं कह रहा हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है? वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट का एक्सेलरेशन। ये 30 डिग्री का था पहले से, 60 डिग्री यहां पर है, तो सरफेस से तो 90 डिग्री हो गया यार। तो सारी की सारी वेलोसिटी, जो बंदा इंक्लाइन पर है उसके लिए तो 90 डिग्री पर है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना आसान है? 210/g cos 30, खत्म। और इतने टाइम तक इस बंदे के लिए एक्स कंपोनेंट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है तो ये आगे जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन से उतने टाइम में कितना जाएगा? वही तो रेंज हो गया क्वेश्चन यार। सिंपल तो है, ठीक है। आओ आगे चला जाए। नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी v0 फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, v0 एज शोन इन द फिगर। यहां से आपने v0 से फेंक दिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है, वो 45 डिग्री दे रखा है। एंड टॉप बी ऑफ द प्लेन इज कनेक्टेड टू वेल ऑफ डायमीटर 40 मीटर। ये एक हमारे पास बेटा मौत का कुआं है, ठीक है, एक वेल है जिसमें ये 40 मीटर का डायमीटर है भाई साहब। इफ द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, बेटा मतलब आपने यहां से फेंका और ये जाके जस्ट इधर तक पहुंच पाया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0? कितनी v0 होगी? लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 20√3, 20√2, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है (20√2) है। एक मिनट को, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप स्मूथ प्लेन विद द वेलोसिटी v0 फ्रॉम पॉइंट A एज शोन इन द फिगर। फिगर में तो दे नहीं रखा था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री एंड टॉप बी ऑफ द प्लेन। मेरे हिसाब से यहां पे थोड़ा सा एनर्जी का कंसेप्ट भी लगेगा। क्यों यार? लॉजिक सी, अगर इन्होंने इसकी हाइट दे दी है तो ये कुछ ना, ये मतलब लेंथ दे दिया तो ये कुछ ना कुछ ऊपर जाते जाते, क्योंकि ग्रेविटी है भाई, ठीक है। अगर इसी के लॉन्ग फेंका है तो यहां पे जा रहा है, लेकिन यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो एनर्जी का कुछ कंसेप्ट हम लोग 9th क्लास के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं तो 9th क्लास के हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं। आओ जरा देखते हैं। आपने मान लो v0 से फेंका था ना, इन्होंने कहा द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0? जो आपने यहां पर इसको v0 से फेंका, तो मान लो बेटा यही जो रेफरेंस है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 का है, ठीक है। एनर्जी एट ए अगर मैं बात करूं, एनर्जी एट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 क्योंकि रेफरेंस ले लिया, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v0 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एनर्जी एट बी की अगर बात करूं बेटा, तो यहां पे जरा ध्यान से देखना। अगर इन्होंने बोला है कि ये 2√2 है, ये 45 डिग्री है, तो इसको रिजॉल्व करते तो ये वाला लेंथ कितना आता? 2√2 का 2√2 20√2 है, ठीक है। एक तो इरेजर भी भाई साहब औकात से ज्यादा बड़ा है, 20√2, तो इसको रिजॉल्व करते इधर तो ये आता 20√2 cos 45 विच इज 1/√2, तो ये 20 मीटर की हाइट आती। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई होती m, ठीक है, mg20 पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mvb का स्क्वायर, हमें नहीं पता, ठीक है। तो कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी इक्वेट कर लेते, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस हाफ m v0 का स्क्वायर इक्वल टू
mg20 या 20 mg, बेटा ऐसा लग रहा है कोई बीमारी होगी या फिर कोई स्टार्टअप की बात है। 20 mg, ठीक है, 20 mg प्लस हाफ mvb का स्क्वायर आता, bb का नहीं, एक bb ना समझती लोगों से, ये bb का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर हो जाए तो बेटा भाई साहब हालत खराब हो जाए लोगों की। यम से यम गया, मास दे ही नहीं रखा था, वैसे भी चलो सही है। v नॉट का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 200 प्लस vb का स्क्वायर बाय 2, bb का स्क्वायर नहीं, vb का स्क्वायर बाय 2। हमें निकालना क्या था, हम तो यही भूल गए, वैल्यू ऑफ v नॉट। अब जरा सोचो, यहां पर अगर ये vb से जा रहा है तो ये तो एंगल तो 45 डिग्री हुआ, हाँ या ना, और 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, तो यही इसका जो रेंज होगा vb का स्क्वायर, रेंज यहां लिख देते हैं, रेंज इज 40 मीटर, 40 मीटर की रेंज होगी, और 45 डिग्री पर जो हमारे पास वैल्यू होगी vb का स्क्वायर बाय g, ये है 40। तो vb का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 400 हो गया भाई, है ना, कोई पंगा, तो vb का स्क्वायर ही तो चाहिए था, चलो ठीक है, तो vb का स्क्वायर 400 हो गया हमारे पास, तो इधर डाल देते हैं, v नॉट का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 200 प्लस vb का स्क्वायर 400 आ रहा है, 400 बटे 2 200 लिख देते हैं, आधे बच्चे खून पी जाएंगे, तो ये आ गया बेटा v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 और ये आता 400, है ना। तो v की बात करोगे तो 20 आ रहा है। क्वेश्चन को समराइज कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे अंटर पंटर है बड़े मासूम बालक। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। एक इंक्लाइन था, आपने यहां पे कुछ स्पीड दी है, ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी ना, क्योंकि ग्रेविटी है यार, ठीक है, भले ही फ्रिक्शन नहीं है लेकिन ग्रेविटी तो रोकेगी ना। आप अपने घर पे कॉपी को ऐसे एंगल पे रखो, बॉल को फेंको, बॉल को फेंकोगे तो धीरे जाके रुक जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये जो बॉल यहां से गई जस्ट एबल टू क्रॉस, जस्ट एबल टू क्रॉस मींस वो उसका रेंज बन गया, जैसी जमीन पे वापस आई वो रेंज बन गया, तभी क्रॉस कर पाएगी इस बेल को। और ध्यान से देखो, ये इसके अलोंग जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो 45 डिग्री पर ही तो गया, 45 डिग्री पर रेंज की अगर मैं बात करूं बेटा, रेंज एट 45 डिग्री, रेंज एट 45 डिग्री फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो यहां पर हो जाएगा vb स्क्वायर बाय g, क्योंकि साइन 2 थीटा होएगा, साइन 2 थीटा साइन 90 बन जाएगा 1। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको वो 40 मीटर रेंज दे रखी थी, जहां से vb की वैल्यू आ गई 400, vb का स्क्वायर आ गया 400। और सर ये कहां से लिख दिया, अरे ये तो भैया क्लास 9th है, 9th क्लास में काइनेटिक और पोटेंशियल लिखा था ना, मैं पोटेंशियल को यहां 0 मान रहा हूं, तो यहां पे पोटेंशियल जी नहीं है, सारी की सारी काइनेटिक है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ये 20√2 दे रखा था, तो 20√2 cos 45 1/√2, तो 20 मीटर हाइट हो गया, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से निकाल लेते बेटा, mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सॉल्व करो आंसर आ गया, ठीक है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन, अब जरा देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे दी है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, और देख के ही पता लग रहा है पैराबोला है, एक की हाईएस्ट पावर 2, एक की हाईएस्ट पावर 1, where a and b are constant and x and y are respectively horizontal and vertical distances of a projectile from point of projection, means x और y coordinate है from projection, तो means आप जहां से फेंक रहे हो उसको आप ओरिजिन ले रहे हो। The maximum height attained by the particle and the angle of projection from the ground are, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बतानी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मेरे को पता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता था, है ना। तो अगर आप देखो तो बेटा कंपेयर करके देखो, ऑन कंपैरिजन क्या आपको चमक नहीं रहा है कि ये a tan थीटा के बराबर है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो भैया आपका tan इनवर्स ऑफ a आ गया, कौन से ऑप्शन में है tan इनवर्स ऑफ a, 2 ऑप्शन, तो ये तो गए। अब आपको मैक्सिमम हाइट भी निकालनी थी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पहले मैं u निकालूंगा, tan थीटा आ गया, फिर लंबा क्यों जाना। जरा देखो, अगर आप किसी भी चीज को फेंकते हो तो ऐसे गया, आपको इक्वेशन दे दी यार y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, पिछली क्लास में बताया था जहां पर ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वहां पर स्लोप 0 होना चाहिए भाई।
टॉप पॉइंट पर dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। डिफरेंशिएट कर लो ना यार, dy बाई डी एक्स अगर मैं बात करूं तो ये a माइनस 2bx आता, हाँ ना, a क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2bx, और ये जीरो आएगा एट टॉप पॉइंट। स्लोप इज जीरो एट टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पर स्लोप जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू a माइनस 2bx, x की बात करोगे तो a बाई 2b, ये एक ऐसा रेंज की आधी वैल्यू होती है। ध्यान से देखो, पिछली बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। मींस आपको ये x पता लग गया a बाई 2b। आंसर में आपको a बाई 2b थोड़ा निकालना, आपको तो हाइट निकालनी है, y की वैल्यू। तो क्वेश्चन आप जरा देखो कैसा बन गया। वी नो y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर था। एट x इक्वल टू किस वाली x की वैल्यू थी बेटा? x की वैल्यू a बाई 2b पर स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो मींस हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट, बच्चों ने स्पेलिंग सिखाई है, हाईएस्ट पॉइंट है ना। तो यार x की वैल्यू अगर डालूंगा तो y नहीं मिल जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। ये जो आप जैसी x की वैल्यू ये डालोगे तो y मिल जाएगा, यही तो h max होएगा, हाँ या ना। तो यहां डाल दो। तो h max अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी y एट x इक्वल टू a बाई 2b, और वो कितना आता भाई? a इंटू एक्स की वैल्यू a बाई 2b, 9 लग रहा है, a इंटू a बाई 2b माइनस b इंटू a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर आता, a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b ये आता। तो a स्क्वायर बाय 4b दैट विल बी दी आंसर, ठीक है। a स्क्वायर बाय 4b tan इनवर्स a दैट विल बी दी आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चला जाए आगे, ठीक है। अ फाइटर प्लेन एंटर्स इनसाइड अ एनिमी टेरिटरी, ठीक है भैया। एक फाइटर प्लेन है जो दुश्मन की टेरिटरी में जा रहा है। अब कईयों को इंडिया की सिनेरियो याद आ रही है। t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी v नॉट 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड, एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो यहां पर हमारे पास छुक गाड़ी, और छुक गाड़ी नहीं, हवाई जहाज है, बेइज्जती नहीं बेटा। यहां पर जो हमारे पास हवाई जहाज है ये एंटर करा है कितनी की स्पीड से? 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर करा है, और एक्सेलरेशन भी है भैया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एन एनिमी टैंक एट द बॉर्डर स्पॉट द प्लेन एंड फायर शॉट्स एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एनिमी के टैंक ने इसको देख लिया, 60 डिग्री पर रख के फायर कर दिया, ठीक है। स्पॉट द प्लेन एंड फायर शॉट्स एट एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड विद वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया। एट व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ h, किस हाइट पर ऑफ द प्लेन इट कैन हिट बाय द शॉट। ऐसे कौन से हाइट पर हमारे पास वो होगा कि वो उसको हिट कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, जो देखना बेटा, ये यहां से आया, जैसी प्लेन यहां पर एंटर करा इसने हिट स्टार्ट कर दिया, फायर कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो x चला t टाइम पे, क्योंकि मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, कभी भी कोलिजन होगा तो आप सेम पॉइंट पर खड़े हैं, आप सेम पॉइंट पर खड़े हैं तभी तो कोलिजन हुआ, सेम टाइम पर, सेम कोऑर्डिनेट पर। तो मैं कह सकता हूं द बुलेट कहे या क्या कहे इसको, द कैनन must travel same x as that of plane in time t है ना, along x axis। भाई अगर ये देखो, ये वाली जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो इसको पास ला रही होगी, लेकिन x कंपोनेंट में तो दोनों ने बराबर चला होना चाहिए। सर इनकी वेलोसिटी इक्वेट कर देंगे। अरे भाई इसकी 600 cos 60 आती, ये फिक्स है क्योंकि प्रोजेक्टाइल के लिए ax 0 है, लेकिन ये तो एक्सेलरेट कर रहा है ना। सर प्लेन कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? भाई प्लेन में एक नाम की चीज होती है इंजन, ठीक है। सर आपने तो बोला था कोई भी छत से फेंको तो ax 0 होता है। अबे प्लेन को फेंक,
ये पेपर वाला प्लेन है क्या कि ऐसे बना के फेंक देता है कोई? इंजन होता है उसमें, ठीक है, गधे कहेंगे। मतलब अलग अलग दिमाग लगाते हैं। इंजन होता है भैया, ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, खुद से चल रहा होता है आगे, इसलिए एक्सेलरेट कर रहा है। तो वेलोसिटी को इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं टी टाइम में जब भी ये हिट करेगा, इस प्लेन ने जितना चला उसने भी इतना चलना चाहिए, तभी ये दोनों सामने सामने होंगे और ये वाली वेलोसिटी इसको पास ले आएगी, हिट कर देगा। तो भाई प्लेन ने कितना चला टी टाइम में? प्लेन डिस्टेंस, तो मैं कहता एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसने x चला, स्पीड थी 250 की, ठीक है, 250 की, टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 20 इंटू हमारे पास t क्या है? t का स्क्वायर। सर एक और अच्छा सा डाउट आया है, प्लेन के ऊपर ग्रेविटी नहीं लगा रहे आप, दिमाग लगा लिया है? बेटा प्लेन में ना एक एरोडायनेमिक लिफ्ट नाम की चीज होती है, ठीक है। जब प्लेन रनवे पे से उठना स्टार्ट करता है ना, तो इंजन, जिसमें एक नाम की चीज होती है इंजन, इतनी एनर्जी देता है कि ग्रेविटी को वो अपोज करके ऊपर उठ पाए। अगर आप किसी प्लेन में इन फ्यूचर अपने पैसे से बैठेंगे तो आपको एक एक मोमेंट फील होगा, पापा के पैसे से फील नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पापा के पैसे से आपका ध्यान होगा कि वेट्रेस आपके लिए क्या ला रही है, वो एयर होस्टेस, सॉरी एयर होस्टेस आपको क्या खाना खिलाएगी, है ना, आपका ध्यान उस पर रहेगा, ठीक है। बटन दबा रहे होगे, लाइट जलाएंगे भाई, है ना, बाहर देख रहे होंगे, उस समय फील नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने पैसे से जाएंगे तब आपको फील होगा कि भाई और भी कमाना है, ईएमआई देनी है, गाड़ी खरीदनी है। तो जब प्लेन ऊपर उठेगा तो आपकी हालत थोड़ी टाइट हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा फोर्स लगा है एक ऊपर, वो इंजन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ओ भाई सारे एरोप्लेन के पीछे जाके जा रहा धक्का दे रहा, तो सारा का सारा एयरपोर्ट आ गया पीछे से धक्का दे रहा, तुम आराम से बैठे, भाई पैसा दिया, बहुत मजे में चल रही है जिंदगी, है ना। और वो इतनी तेज देते हैं कि भाई जैसे हम लोग पेपर वाले को फेंकते हैं वैसे वो तुम्हारे को फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो भाई इंजन है वो एक्सेलरेट कर रहा है उसको, ठीक है। लेकिन जो ये कैनन है, एक बार फेंक दिए तो उसके अंदर वो नहीं है। सर मैं तो मिसाइल से मारूंगा, बेटा जेब में चवन्नी नहीं अठन्नी की बात हो रही है। पता नहीं चवन्नी अठन्नी कौन सा बड़ा है, लेकिन हाँ चवन्नी नहीं 10 रुपए की बात कर रहे हो। अबे सिंपल सी बात है, ये रॉकेट लॉन्चर ना है, कैनन है, गोला है, ठीक है। जैसे किक, फुटबॉल को किक मारते वो वाला गोला समझ लो। इसके लिए एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो ये कितना चलेगा भाई? कैनन की अगर मैं बात करूं तो कैनन के लिए एस एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हटा दो। ux कितना हो जाएगा? 600 cos 60, और cos 60 की बात करोगे तो हाफ, तो 300 की स्पीड आ गई, ये चुपचाप 300 से चल रहा है, ठीक है, इनटू टाइम t, ये भी x, दोनों को इक्वेट कर दो तो टाइम पता लग जाएगा। सिंस x will be same at collision, है ना, कोलिजन के टाइम पे दोनों का x सेम होगा, तो 250t प्लस हाफ इंटू 20 इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू 300t, ठीक है। तो यहां पर आके अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इधर अगर हम लोग ध्यान से देखें भाई और बहनों, तो 50t इक्वल टू 10t स्क्वायर, ठीक है, और 10t स्क्वायर माइनस 50t ऐसे कर लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो t कॉमन ले लेंगे और 10t कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 10 0 हो नहीं सकता, कर दोगे तो भाई तुम तेज हो। t की वैल्यू 0 होएगी नहीं, क्योंकि t की वैल्यू 0, जरा ध्यान से देखो क्या सिनेरियो था, जब ये एंटर करा तभी दोनों का x सेम था, लेकिन यहां पे हिट थोड़ा ना करवा पाओगे, ठीक है। तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? t की वैल्यू 0 विच विल नॉट बी एप्लीकेबल, t की वैल्यू 5 सेकंड पे कोलिजन होने वाला है, ठीक है। मैं 5 सेकंड के अंदर ये जाके इसको हिट करेगा, तो भाई 5 सेकंड के अंदर ये कितना हाइट अटेन कर लेता है उसको देख लो, ठीक है। तो हम यहां पे कहेंगे हाइट राइज बाय कैनन, हाइट राइज बाय कैनन इन 5 सेकेंड्स, तो y इक्वल टू sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होता, तो uy कितना है बेटा हमारे पास यहां पर 600 cos 60
600 साइन 60 है ना, साइन 60 √3/2 तो 300 √3 होता। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 300 √3, टाइम की वैल्यू 5 माइनस हाफ क्योंकि ग्रेविटी में चलेगा और 5 का स्क्वायर, SY H निकाल लेना 1500 √3 माइनस ये 5 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 125, इसको सॉल्व कर लेना भाई, हम में अब मेहनत ना, ठीक है। 1500 √3 माइनस कितना आएगा भाई, अब तो हमें क्यूरियोसिटी हो गई ठीक है, चला देखा जाए। $2598 माइनस 125, 2473 के आसपास। जरा देखें ऑप्शन है, बहुत सही, तुम्हारा भाई तेज जगह दे। आई होप अब आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। कंसेप्ट समझ आया, बहुत सिंपल है भाई। वेलोसिटी को इक्वेट क्यों नहीं कर रहा, ये पहले ही 300, जरा देखो इनिशियल वेलोसिटी 300, ये 250 से आ रहा है, तो ये तो पहले ही आगे चला जाएगा, तो ये पहले ही आगे हो जाएगा, ऐसे जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं करता, तो ये 250 से चल रहा है, 300 से कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन 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 अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कुछ टाइम में ये x कुछ चला, उतने टाइम में अगर ये x चला होता तो दोनों पास आ गए होते, यहां कोलिजन हो जाता। तो t टाइम में प्लेन तो भैया एक्सेलरेटेड है, बीच से ut + ½ at² लगाया, और कैनन ax 0 है तो ये चुपचाप आगे बढ़ रहा है 300 की स्पीड से, दोनों का x इक्वेट करा, टाइम आ गया 5 सेकंड में ये और ऊपर कितना उठा होता, वही होती हाइट, आंसर आ गया होता। अब आप इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से भी कर सकते हो कि सर हमारे पास इसका जो ये है, ये वाला जो है ये x बन जाएगा और ये y, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी लगा ले, लगा के देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड, एक कहां पे, अच्छा ये रहा नीचे, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री, बहुत सही, with horizontal, from what height h should be another particle b is projected horizontally with speed 5 meter per second so that both the particle collide with velocity 5 meter per second। क्या लिख रखा है, अच्छा 2 बार रिपीट कर दिया, इसको काला कर देता भाई, मुंह काला कर दो, वैलेंटाइन डे इस क्वेश्चन का आज। with velocity v so that, with velocity कहां से काला करे मुंह, पहले नाक करते चलो इसकी, with, ठीक है, B be projected horizontally with 5 meter per second so that both the particle collide, ठीक है, मुंह काला कर दिया, वैलेंटाइन डे है इस क्वेश्चन का, ठीक है, हम पार्क में देखा इस क्वेश्चन को पढ़े हुए पेपर पे, मुंह काला कर दिया। पार्टिकल so that both the particle collide on ground at point C is both projected simultaneously, ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंकने पर ये जाके हिट कर जाए, तो हमें निकालना क्या है बे, अच्छा H बताना। कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सोचो यार, हमारे पास इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए ये तो कतई मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा पतला करो। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये हो गया इसका रेंज, है ना, ये हो गया इसका रेंज, और इस वाले के लिए भी वही रेंज है। पॉइंट C इज रेंज फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल, फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल, हाँ या ना। तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो रेंज ऑफ बी अगर मैं देखूं बेटा, रेंज ऑफ बी इज इक्वल टू रेंज ऑफ ए, कितना आसान क्वेश्चन है यार। तो u इंटू अंडर रूट में 2h/g ही तो होता है ना, और ये हो जाएगा u, इसमें यहां पे u ऑफ, ये लिख लेते हैं, u ऑफ b इंटू अंडर रूट में 2h/g, और इस वाले का रेंज क्या होता है, u ऑफ a, u² साइन 2 इंटू 60/10, ठीक है। ua ub सब कुछ दे रखा है यार, ये तो सॉल्व कर लोगे। ub कितना दे रखा है, 5, अंडर रूट में 2h/10 इक्वल टू ua का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 10 इंटू 10 इंटू साइन 120 की बात कर लो। देखो रेंज 60 डिग्री, 120 निकालने में मौत आ रही है, तो 30 डिग्री ले लो इसको, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आप देखो इसका 30 डिग्री होगा, तो रेंज इस केस में क्या आता है, u² साइन 60/g आता, तो साइन 60 कितना हो जाता है, √3/2, तो वही रख लो भाई, साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर ही आ जाएगी।
ठीक है, वही आएगी साइन 2 थीटा 120 ना, तो 90 इंटू 1 प्लस 30, हाँ तो cos 30, हाँ बहुत सही, वही आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो 100 ये हो जाता, यहां पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 10। अब सॉल्व कर लेना है, आंसर आसान है। कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान है। देखने में घबरा रहे होंगे, लेकिन भैया दोनों के लिए रेंज सेम है, साइमल्टेनियसली छोड़ेगा आके हिट हो जाए, है ना। तो हिट होने के लिए जितने टाइम में ये इतना चलेगा उतने टाइम में ये चलना चाहिए, तो दोनों का रेंज सेम कर लो, और क्या दिक्कत है भाई, सिंपल सी बात है। या तो तुम दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कर लेते, इसका 2u sin थीटा बाई जी अंडर रूट में 2h/g कर लो, वहां से भी आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a stone is thrown horizontally from top of a tower at 10 meter per second. Find the radius of curvature of the trajectory at end of 3 seconds from the projection. अच्छा, ये आ गया आपका प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन का चेपू क्वेश्चन। क्या चेपू क्वेश्चन? तो इससे पहले हम आपको चलो हम आपके बात करते हैं। आओ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको एचसी वर्मा में मिलेंगे सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने सर्कुलर मोशन पूरा नहीं पढ़ाया। बेटा सर्कुलर मोशन पूरा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो जो आप देखते हो वो डायनेमिक्स है, ये काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में वैल्यूज कैसे चेंज होती है उसकी बारी बारी बात करेंगे। और जो आप कह रहे हो बैंकिंग ऑफ द रोड, ये सब लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, उसको हम लोग बाद में करेंगे लॉज ऑफ मोशन के साथ। आओ भाई, A stone is thrown horizontally from top of a tower. रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा, पहले कंसेप्ट बात करेंगे। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, हमारे पास एक टावर है, उसके टॉप पे से आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए ट्रेजेक्टरी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड फ्रॉम प्रोजेक्शन। मीन्स ये ऐसे जाके गिर रहा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में थ्रोन हॉरिजॉन्टली है ना, हाँ वही मैं कह रहा था, दिया नहीं है, देना चाहिए। हॉरिजॉन्टली मींस ऐसे फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए ट्रेजेक्टरी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड फ्रॉम द प्रोजेक्शन। इससे पहले मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, जरा ये देखना होता क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। होता क्या है बेटा, अगर मैं कहूं व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो, द पाथ ट्रेवल्ड इज अ पैराबोलिक वन। मींस जो वो रास्ता पकड़ता है वो एक पैराबोला होता है। मींस ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर आपने जमीन पर से, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, जमीन पर से किसी भी पार्टिकल को यू से फेंका तो ये एक पैराबोला पे जाता है। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज नॉट अ सर्कल। पैराबोला सर्कल नहीं है कि भाई आपने यहां पे कंपास रखा और घुमा दिया, नहीं। यहां वाला डिस्टेंस, 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 सारे अलग हो रहे होते हैं। दिस इज नॉट अ सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, अगर मैं जैसे मान लो टॉप पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पर अगर आप छोटा सा एक सेक्शन लोगे तो इसका एक सर्कल बनाया जा सकता है, तो इसका रेडियस ये होता। ठीक है, इसका रेडियस ये होता। अगर मैं यहां पे एक सेक्शन ले लूं, ठीक है, तो इसका सर्कल कुछ और बनेगा, तो इसका रेडियस हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, इसका रेडियस कुछ और हो। अगर मैं यहां पर एक सेक्शन ले लूं तो इसका अगर आप एक सर्कल बनाते तो इसका रेडियस कुछ और होता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, हमारे पास
बेटा जैसे समझना बेटा कि जो ये सर्कल होता है ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे है, किस on these from these three curves which has more radius of curvature, इनमें से किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना बेटा, हमारे पास जो बच्चों को स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पता हो कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, गलत। अब हम लोग फिजिक्स में या फिर मैथ्स में इसको अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मेरे पास एक छोटा सा सर्कल है तो वो कुछ ऐसा होगा, बड़ा सा सर्कल होगा तो ऐसा होगा, और बड़ा सा सर्कल की बात करोगे तो ऐसा। मींस अगर आप ध्यान से देखो, छोटे सर्कल बहुत जल्दी कर्व हो जाता है, जैसे जैसे आपका रेडियस बड़ा हो रहा है तो ये थोड़ा फ्लैट हुआ, और रेडियस बड़ा हुआ तो और फ्लैट होगा। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होता है जिसका रेडियस इनफिनाइट होता है, हाँ या ना भाई, ठीक है। तो अब आपको ये सर्कल की डेफिनेशन से ही अपनी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन को, कंसेप्ट को जोड़ना होगा। आपको लगे कि भैया स्ट्रेट लाइन और सर्कल अलग है, ना रे ना। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इनफिनाइट, whose radius is infinite, ठीक है। खुद से देख लो यार, छोटा सा रेडियस है, अगर उसका आप रेडियस बड़ा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरा हाथ पहले कर्व था, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जैसे जैसे आप रेडियस बड़ा करते जाओगे तो ये फ्लैट होता जाएगा। तो आप ये कह सकते हो मोर इज द फ्लैटनेस, मोर इज द फ्लैटनेस, मोर इज द रेडियस, मोर इज द रेडियस, हाँ या ना, ये भी तो कह सकते हो, बोलो भाई। तो जितना ज्यादा कर्व होएगा उसका सर्कल भी छोटा बनेगा तो उसका रेडियस कम है। ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट हुआ है तो इसका सर्कल आप बनाते तो इसका सर्कल बड़ा बनता, तो रेडियस हमारे पास 2 बड़ा हो गया। और स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करोगे तो ये और ज्यादा फ्लैट है भैया, तो इसका रेडियस इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ग्रेटर देन रेडियस R2 ग्रेटर देन रेडियस R1, ठीक है। ये तो एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है निकालने का कि सर अगर कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, मींस हो सकता है पैराबोला हो, इलिप्स हो। अब ये अच्छे बच्चे पकड़ पा रहे होंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x मींस y इक्वल टू x की बात करो, ये भी हो सकता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, y इक्वल टू साइन टी कॉस टी, कुछ भी, कोई भी फंक्शन है। तो आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला मैथ्स वालों ने बताया, हमने छीन लिया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। है सर जी क्या है ये एडवांस है बेटा, ठीक है। जरा dy बाई डी एक्स, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करोगे तो dy बाई डी एक्स तो 1 आ गया, तो वहां 1 रखते। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो बेटा, डबल डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, इनफाइनाइट, रेडियस इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट। क्योंकि लॉजिकली अब फील आप करो, रेडियस हमारे लिए एक फिजिकल पैरामीटर बनेगा किसी सरफेस का, ठीक है। मैं इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि छोटा सा अगर क्रिकेट का बॉल रखोगे तो ऐसा है, तो वो कर्व है, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, फुटबॉल का सरफेस बड़ा है, और बिल्कुल प्लेन सरफेस की बात करोगे तो रेडियस इनफाइनाइट होएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा होएगा हमारे लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आएगा 2x, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे डबल डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 2, कुछ ना कुछ आएगा,
ठीक है, डिनोमिनेटर 0 तो इन्फिनिट नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज dy बाई dx, एक बार डिफरेंशिएशन, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये है मैथमेटिकल, इसलिए एडवांस का है। तो हमारे पास जो आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो ये एक सर्कल नहीं है कि हर पार्ट का रेडियस अलग लगाएगा, यहां R1, यहां R2, यहां R3, किसी भी पॉइंट का अगर आपको रेडियस निकालना तो एक्चुअली में एक सर्कल बना के उसके रेडियस की बात हो रही होती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑन दिस पैराबोलिक पाथ, ऑन दिस पैराबोलिक पाथ, अगर मैं बात करूं ऑन ईच पॉइंट, बेटा सर्कल नहीं है ये, ऑन ईच पॉइंट रेडियाई या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट, हर पॉइंट पे अलग है। तो निकालना पड़ेगा, सर कैसे निकालेंगे? उस फॉर्मूले से निकालो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं एक, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था ना। अब HC वर्मा का क्वेश्चन कराएंगे पहले। A ball is projected with speed u at angle theta from horizontal. Find हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट। तो आपको समझ आ जाना चाहिए यार कि हमारे पास अगर मैं किसी भी बॉल को यहां पर U से फेंकता हूं एट एन एंगल थीटा तो ये पैराबोलिक पाथ होएगा, सर्कल नहीं है ये कि सर रेंज का आधा होएगा। दिमाग मत लगाना अपना, क्योंकि है नहीं, बता दिया आप उसको यूज करोगे। टॉप पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? तो यार इसके हिसाब से सर्कल हो सकता है ऐसा बने, तो ये वाला रेडियस की बात हो रही है टॉप पॉइंट पर। तो मैंने कहा यार कितना आसान है, हमें पता है कि अगर ये वाला रेडियस निकालना है तो मैथमेटिकली वी हैव अ फॉर्मूला। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं बेटा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तुम कहोगे हाँ सर आपने पढ़ा दिया, हमने कहा हाँ रट लो। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आपको याद है? कितनी बार करा दिया? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना? हाँ या ना? अरे यार टाइम कम हो रहा है, चलो कोई नहीं, कंसेप्ट सीखो, ठीक है। ये आया तो यार अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई जो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं तो डिफरेंशिएट करने में क्या जा रहा है? dy बाई dx। जरा देखो इस पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पे बात होती है ना, ये होता है dy बाई dx एट दैट पॉइंट आपको निकालना है, एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर आपको पूछा है। तो वैसे तो कैलकुलेट आउट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे टॉप पॉइंट पर dy बाई dx तो 0 होगा, है ना। डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर आप dy बाई dx निकालोगे, ठीक है, तो यहां पे ये हो जाता tan थीटा माइनस यहां पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा gx अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये 0 कहां से हो रहा है? अरे x की वैल्यू जैसी आप रेंज का आधा डालोगे ना, पेन चला लेना, मैं बता रहा हूं जो बच्चा पेन चलाने से हिचकेगा नहीं तो एडवांस में हाथ नहीं कांपेंगे। मैंने क्या बोला? इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की बात हो रही है, तो इस पॉइंट का x डालोगे ना यहां पे, तो रेंज का आधा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो रेंज का आधा यहां पे जरा x डालना, देखना कट कुटा के 0 आ जाएगा। लेकिन मुझे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, एक और बार डिफरेंस tan थीटा, अरे भाई जिस एंगल पे फेंकते हो वो कांस्टेंट है, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक और बार करोगे तो g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो बस हो तो गया। रेडियस कितना आता? 1 प्लस 1, क्योंकि स्लोप उस पॉइंट पे 1 है, की पावर 3/2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 ही हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी
दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आया सर, कान फाड़ दिए मेरे चिल्ला चिल्ला के। सर इससे आसान तरीका नहीं है अगर आप सर्कुलर मोशन समझ गए होते तो आसान तो है बेटा, ठीक है, आसान तो है। सेम यही क्वेश्चन जरा देखना, ऑल्टरनेटिव मेथड से मैं आपको करता हूं। मींस आपने एक बॉल को यू से फेंका, थीटा एंगल पर ऐसे जाके गिरता, ठीक है। यहां वाले पॉइंट की बात हो रही तो मैं इसका एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। ये वाले रेडियस की बात हो रही है ना, ये वाले रेडियस की बात हो रही है। जरा इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के लिए अगर देखा जाए तो ये यू कॉस थीटा है और ये यू साइन थीटा है। इस पॉइंट पर पार्टिकल की सारी वेलोसिटी यू कॉस थीटा होता है। सर्कुलर मोशन इफ वी assume just at the top point पार्टिकल, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो उस छोटे से इंस्टेंट पे अगर मैं सर्कुलर मोशन मान लूं, जस्ट एट टॉप पॉइंट पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। अगर ये एक सर्कुलर मोशन में अगर मैं इसको मान लूं तो भाई इस पॉइंट पर आपके पास एक्सेलरेशन जरा देखो जी होता था, है ना। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे पास सारा का ऑल एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स सेंटर। ये इस बॉडी का सारा एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर है, तो जी बन जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता था v²/r। तो v कितना है यहां पर, u² cos² थीटा बाय r। तो रेडियस इस समय क्या हुआ होता, u² cos² थीटा बाय g हुआ होता। सर मैच कर गया, ठीक है। तो यही तो है, अभी समय का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग अभी करेंगे। तो मेरे को आपको यहां पे फीडबैक देना है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कितना फील कर पा रहे हो, क्योंकि अगली क्लास जब हम लोग करेंगे, अभी आज प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर को मिक्स करा था मैंने, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर अभी मिक्स होना स्टार्ट हुआ था। तो अगले वीक का मैं जो क्वेश्चन, क्योंकि अभी यहाँ पर दूसरी क्लास होने वाली है, ठीक है, 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास अभी टाइम कम था, नहीं तो हम लोग और करते। तो कोई नहीं, आप मेरे को इसका फीडबैक देंगे। कुछ बच्चों को लगेगा सर स्पीड तेज है, भाई देखो अगर अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं तो थोड़ी सी तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको दोबारा देखना और जो डाउट्स आए आप डालोगे, मैं देखूंगा, उनको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। कहीं पर भी छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर होगी, आप अच्छे बच्चे हो, खुद से समझ जाओगे कि कौन सी कंसेप्चुअल गलती है और कौन सी कैलकुलेशन एरर है, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल गलती है डेफिनेटली बताना, मैं भी देखूंगा, उसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता तो मेरे को डिफरेंट तरीके आ रहे होते हैं दिमाग में कि यार ऐसे भी समझा दूं, वैसे भी समझा दूं, तो हमें कंस्ट्रेंट करना होता है, तो कई बार दिमाग से चीजें स्लिप होती हैं। कोशिश ये होती है कंसेप्चुअल गलती ना हो, ठीक है। कैलकुलेशन अगर गलती है तो आप बताना, ठीक है। और इतने क्वेश्चन जरा एक बार आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा जब मैं आपको दूंगा, तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर को मिक्स करेंगे, फिर कुछ रिवर बोट के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देखेंगे, और मंकी वाला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग कर लेंगे, अभी तो टाइम है अपन के पास, और लॉज ऑफ मोशन के जितने हो चुके होंगे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को इसका थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना समझ आया। मैं उसके हिसाब से अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करना है या सीधे क्वेश्चंस में जाना है उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो और आएंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के करेंगे। एचसी वर्मा में 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया। या तो आप फॉर्मूला लगाओ, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते तो आंसर ये आया, ये थोड़ा लेंथी सा लिख रहा है। या फिर आप अपने सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक मैंने कहा था ना हर पार्ट पे सर्कल बनाना है, तो रेडियस जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको v²/r रख सकते थे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में सारा का सारा g होता है। प्रोजेक्टाइल पढ़ाते समय बताया था एट द टॉप पॉइंट सारी एक्सेलरेशन नीचे होती है, तो g हो गया, ठीक है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा है, y में होता ही नहीं है, तो यहां से आसान है। लेकिन अगर किसी और पॉइंट पर निकालना हुआ तो थोड़ा सा दिमाग और लगेगा, आपको बस यहां तक फील लेना है,
ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, जैसा भी हो प्लीज लेट मी नो, मैं भी इंप्रूव करूंगा, आप भी इंप्रूव करें, बस आगे बढ़ते रहे, राइट। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर स्टडीज।